हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो लिक्विड स्टेट वाला चैप्टर चल रहा है उसमें आज हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ लिक्विड्स वेरियस थ्योरीज कि लिक्विड्स के लिए जो अलग अलग थ्योरीज दी गई थी और स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लिक्विड एज एन एक्सटेंशन ऑफ गैस। सबसे पहले जो लिक्विड होता है उसको हमने बताया कि वो गैस का विस्तारित रूप है। गैस के समान जब भी द्रव को किसी पात्र में रखा जा सकता है, पात्र की दीवारें द्रव पर इस प्रकार प्रभाव डालती है कि उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो ज़ीरो हो जाता है और इस प्रकार केवल आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही होता है। यही कारण है कि स्थिर द्रव में किसी बिंदु पर प्रत्येक दिशा में लगने वाला दाब समान होता है और यही गुण गैसों में भी पाया जाता है, अतः द्रव को गैस के समान ही माना जाता है। तो ये वाला जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो गैसों में भी होती है, इसलिए हम जो द्रव होता है उसको गैस के समान मान सकते हैं। क्रांतिक ताप पर द्रव तथा गैस अवस्थाओं के घनत्व समान हो जाते हैं। जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उस पर जो लिक्विड और जो सॉलिड और जो गैस होते हैं उनकी डेंसिटी इक्वल होती हैं, अर्थात द्रव और गैस अवस्था में अंतर नहीं होता है और जो द्रव का व्यवहार होता है वो गैस के समान हो जाता है। वास्तविक गैसों की वान डेर वाल्स समीकरण में यदि हम वान डेर वाल्स स्थिरांक को ए और बी को नए रूप से परिभाषित करें तो वो जो वान डेर वाल्स समीकरण होती है वो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। और यदि हम इसमें ए और बी को हम यदि बदल दें तो जो नई समीकरण बनेगी उसे हम बोलते हैं वान डेर वाल्स समानित अवस्था समीकरण। वो आपकी बनेगी पाई प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर 3 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। जहाँ पर जो पाई है वो आपका है रिड्यूस्ड प्रेशर, उसको हम बोलते हैं समानित दाब, जो कि होता है आपका दाब अपॉन क्रांतिक दाब यानी P अपॉन पी सी। ओके, और जो फाई है वो है आपका समानित आयतन, जो कि है आपका V अपॉन वी सी। वी आपका नॉर्मल वॉल्यूम और जो क्रांतिक आयतन है वो है आपका वी सी क्रिटिकल वॉल्यूम। थीटा है समानित ताप रिड्यूस्ड टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं टी अपॉन टी सी। टी यानी ताप और क्रांतिक ताप यानी टी सी। यह एक सामान्य समीकरण है जो तरल पदार्थों द्रव तथा गैस के लिए समान रूप से उपयोगी है। अब इसमें जो आपकी थ्योरीज अलग अलग दी गई थी उसमें कौन कौन सी थ्योरीज हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बर्नेल तथा स्कॉट का सिद्धांत। बर्नेल तथा स्कॉट का सिद्धांत। बर्नेल तथा स्कॉट का सिद्धांत, यह सिद्धांत द्रव के अणुओं के अव्यवस्थित संकुलन पर आधारित है। रैंडम पैकिंग जो होती है उस पर आधारित है। बर्नेल ने द्रव की ठोस अथवा गैस अवस्था से तुलना नहीं की, बल्कि द्रवों को मात्र अणुओं का एक अव्यवस्थित समूह ही माना। इसने द्रवों को क्या बनाया, एक रैंडमली पैक माना अणुओं का, जिसमें अणु अव्यवस्थित तो हैं परंतु फिर भी अपेक्षाकृत पास है। लकड़ी या प्लास्टिक की गेंदों द्वारा बनाए गए मॉडल जो है आपको डायग्राम में दिखाया गया है। इस मॉडल के अनुसार द्रव के अणु अनियमित बहुफलीय आकृति बनाते हैं, जिसमें सामान्यतः तलों की संख्या 13 और तल की आकृति पंचभुजीय होती है। इस प्रकार ये जो संरचना होती है वो एक क्लोज पैकिंग होती है जो प्रदर्शित करती है परंतु संकुचन ढीला होना भी बताती है। तो आपको जो डायग्राम है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर है। एक बार इस डायग्राम को आप देखिए किस तरीके से इसने बताया है। कई बार क्लोज पैकिंग भी है लेकिन संकुचन जो है इसका वो ढीला ढीला है। इस प्रकार द्रव में लघु परास व्यवस्था पाई जाती है परंतु दीर्घ परास अव्यवस्था होती है। द्रव अवस्था में संकुलन को आकर्षण के बल प्रभावित नहीं करते बल्कि प्रतिकर्षण के बल प्रभावित करते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि जो द्रव लिक्विड स्टेट होती है उसमें आकर्षण के बल प्रभावित नहीं करेंगे, आपको रिपल्शन के जो फोर्सेस हैं वो अफेक्ट करेंगे। अतः द्रवों की संरचनाओं में समन्वय संख्या 4 से 11 के बीच में परिवर्तित होती रहती है। तो यदि आपसे बर्नेल या स्कॉट का सिद्धांत के बारे में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरीके से बर्नेल और स्कॉट का जो सिद्धांत है उसको आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका द्रवों का आयरिंग सिद्धांत, द्रवों की आयरिंग थ्योरी। जब किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है तो उसके आयतन में सामान्यतः 10% की वृद्धि होती है। जब हम किसी भी ठोस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो आयतन है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, 10% की। जबकि अंतराण्विक दूरी में लगभग
3% की वृद्धि होती है, अर्थात पूरे आयतन में द्रव के अणु होते हैं, परंतु 3% आयतन में अणु नहीं पाए जाते हैं। यह स्थान वैकेंट होता है। आयरिंग ने जो वैकेंट स्थान था उसको मुक्त आयतन के नाम से दिया गया कि आपने आयतन में तो 10% की वृद्धि होगी, लेकिन 3% आयतन ऐसा होता है जहाँ पे आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके नहीं पाए जाते हैं। तो जो 3% आयतन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त आयतन बोलते हैं। ये रिक्त स्थान आणविक आकार के होते हैं तथा पूरे द्रव में अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए होते हैं। ऐसे कि आपको मॉडल दिखा रखा है कि ये एक तरीके से अव्यवस्थित तरीके से बिखरे होते हैं। जो आपको पूरा मॉडल दिखाया है डायग्राम में। रिक्त स्थानों के अणुओं में अधिकतम अव्यवस्था गैस के समान गुण पाई जाती है, जबकि अन्य अणुओं में व्यवस्थित संरचना ठोस के समान गुण पाई जाती है। रिक्त स्थानों में जो अधिकतम व्यवस्था होती है वो गैस के समान होती है, जबकि अन्य अणुओं में जो ऑर्डर्ड होता है अरेंजमेंट वो ठोस के समान होता है। यदि क्रमशः Vl और Vs ठोस और द्रव अवस्था के मोलर आयतन हैं, तो एक मुक्त आयतन के पास अन्य अणुओं का फ्रैक्शन जो होगा Vl माइनस Vs अपॉन Vl होगा, अर्थात अणुओं के इस अंश का व्यवहार जो होगा वो गैस के समान होगा, जबकि जो बचे हुए अणु हैं Vs माइनस Vl उनका जो व्यवहार होगा वो ठोस के समान होगा। तो आपको क्लियर है कि Vl और जो Vs है वो आपने ठोस और लिक्विड के लिए आपने ये आयतन लिया है। तो जो मुक्त आयतन के पास अणुओं का अंश होगा वो क्या होगा, Vl माइनस Vs अपॉन Vl है, ठीक है। और बाकी जो आपके बचे हुए अणु हैं उनका अंश जो होगा वो आपका Vs माइनस Vl होगा। इस प्रकार द्रवों में गैस एवं ठोस दोनों के समान ही अणु पाए जाते हैं। ताप बढ़ाने पर वाष्प अवस्था में अणुओं की सांद्रता बढ़ती है, अतः मुक्त आयतन भी बढ़ता है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो वाष्प अवस्था में अणुओं की सांद्रता बढ़ जाएगी, इट इज़ मुक्त आयतन बढ़ जाएगा। अर्थात क्रांतिक ताप पर द्रव और जो वाष्प होती है उससे घनत्व समान हो जाते हैं, परंतु दोनों में विभेद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार द्रवों का मुक्त आयतन गैसों के मुक्त आयतन के समान ही हो जाता है। साम्य अवस्था में वाष्प तथा द्रव का जो औसत घनत्व होता है वो लगभग स्थिर रहना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थोड़ा घटता है। तो आप जो इसको रिलेशन बताएंगे वो होगा PAV इज इक्वल टू PA माइनस अल्फा T, जहाँ पर PA और अल्फा स्थिरांक है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इस संबंध को सर्वप्रथम कायर और माथाइस ने दिया था, इसलिए इसे हम लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर भी बोलते हैं, सरल रेखीय व्यास का नियम भी कहा जाता है। आयरिंग और री के अनुसार किसी भी द्रव की ऊष्माधारिता का विवेचन किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक समीकरण व्युत्पन्न की, CV इज इक्वल टू BS अपॉन VL 3R प्लस VL माइनस VS अपॉन V1L 3/2R। यहाँ पे R जो है वो गैस नियतांक है और इस समीकरण द्वारा परिकलित जो मान होते हैं वो प्रायोगिक मान से काफ़ी मेल खाते हैं, विशेषकर जो एक परमाणु द्रव है। अतः इससे इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। आपको एक बार ये ग्राफ दिया हुआ है, आप एक बार ग्राफ देखिए किस तरीके से बना हुआ है। नेक्स्ट आती है हमारी जल की संरचना, जल और द्रव की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर। द्रव जल की संरचना का सबसे पहला अध्ययन जो था मॉरिगन और वॉरेन ने 1938 में एक्स किरणों की विवर्तन विधि द्वारा किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार जल के अणुओं के मध्य वैद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं जो कि द्विध्रुव आकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा जल में ऑक्सीजन परमाणुओं का पता लगाया गया है और इस आधार पर यह भी पाया गया है कि प्रत्येक जल में अणुओं के चारों ओर अन्य जल के अणु चतुष्फलकीय स्थिति में व्यवस्थित होते हैं। 4 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल के अणुओं की समन्वय संख्या का मान 4.4 से 5 तक परिकलित किया गया, जो कि इसकी चतुष्फलकीय व्यवस्था को बताता है कि इसकी जो आपका वाटर है उसकी कैसी होती है, स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय होती है। जल के अणुओं और ठोस अवस्था में भी समन्वय संख्या 4 होती है। इस अवस्था में भी
समचतुष्फलकीय व्यवस्था पाई जाती है। जब ताप में वृद्धि होती है तो बर्फ में समन्वय संख्या 4 ही रहती है, परंतु अंतर आणविक दूरी बढ़ जाती है, जिससे उनके घनत्व में कुछ कमी आती है। गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट नियमित समचतुष्फलकीय संरचना भंग हो जाती है और समन्वय संख्या में लगभग 4.4 तक वृद्धि होती है। उच्च ताप पर समन्वय संख्या बढ़कर 5 पर स्थिर हो जाती है। समन्वय संख्या बढ़ने से घनत्व में वृद्धि पाई जाती है। ताप और अधिक बढ़ाने पर समन्वय संख्या तो वही रहती है, परंतु अंतर आणविक दूरी में कुछ वृद्धि होने के कारण घनत्व निरंतर घटता है। इस विवेचन से ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि द्रव की कोई स्थिर संरचना होती है। द्रव जल की संरचना प्रतिक्षण बदलती है, क्योंकि जल के अणु तापीय गति के कारण आंदोलित रहते हैं। नॉर्टन और लेवी ने जो इसकी स्ट्रक्चर बताई उसके बारे में हम बात करेंगे। 1971 में जल के अणुओं के बीच कोणीय संबंध पाया जाता है, इसकी बारीकी पुष्टि की गई, जो कि अणुओं में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की प्रकृति के अनुरूप होता है। हाइड्रोजन बंधों के कारण जल के अणुओं में संगुणन होता है। जल के संगुणन की वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की व्याख्या की गई। इसमें हम क्लस्टर मॉडल देखते हैं। इस आधार पर जल के सभी गुणों को समझा जा सकता है। इसके अनुसार जल के एकाकी अणुओं और अणुओं के झुंडों का मिश्रण है। जल के इन क्लस्टरों में जल के विभिन्न अणु चतुष्फलकीय आकार में परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे रहते हैं और इन क्लस्टरों के मध्य एकाकी अणु फैले रहते हैं। ये क्लस्टर बनते और टूटते रहते हैं, जिससे एकाकी जल के अणु इस प्रक्रिया में भाग लेते रहते हैं। अतः एकाकी अणु व क्लस्टरों में अंतर परिवर्तन होता रहता है। तो नॉर्टन और लेवी के अनुसार जो जल की स्ट्रक्चर है वो आपकी इस तरीके से है। तो आपने अभी आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर के बारे में बताया। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे।